तो मिडिल ईस्ट में अचानक एक संकट खड़ा हो गया है जो भारत के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक खतरा बन गया है। आइए समझते हैं कि कैसे एक दूर का संघर्ष हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक सीधी चुनौती बन गया है। और देखिए स्थिति कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। एक्सपर्ट्स इसे भारत के लिए नाइटमेयर सिनेरियो कह रहे हैं, मतलब एक ऐसा दुस्वप्न जो सच हो सकता है। और इस डर की सबसे बड़ी वजह है ये आंकड़ा 50% से भी ज्यादा। सोचिए, भारत के आधे से ज्यादा कच्चे तेल का आयात सिर्फ एक समुद्री रास्ते से होता है, और अब वही रास्ता बंद होने की कगार पर है। सही मायनों में ये हमारी ऊर्जा सुरक्षा की सबसे कमजोर नस है। तो चलिए इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आखिर इसे भारत का दुष्स्वप्न क्यों कहा जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि हजारों किलोमीटर दूर हो रहा एक संघर्ष हम सबकी जेब पर सीधा असर कैसे डालने वाला है? तो इस पूरे संकट की जड़ है एक ऐलान। खबरों के मुताबिक ईरान ने हॉर्मूज जलडमरू मध्य को, मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने की घोषणा कर दी है। और ये कोई मामूली रास्ता नहीं है, इसे ग्लोबल ऑयल ट्रेड की एक तरह से लाइफलाइन माना जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ईरान ने इतना बड़ा कदम उठाया क्यों? इसके आर्थिक परिणामों पर हम लौटेंगे, पर उससे पहले आइए जल्दी से उन मिलिट्री घटनाओं को समझते हैं जिन्होंने इस पूरे क्षेत्र में, कहना चाहिए कि आग ही लगा दी। देखिए, ये सब कुछ हुआ बहुत ही तेजी से। दिसंबर 2025 की बात है। ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बैठ गई, जिसके बाद वहां जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए। फिर फरवरी 2026 तक आते आते लगने लगा कि चलो शांति वार्ता हो जाएगी, मामला संभल जाएगा। लेकिन तभी मार्च में अचानक से अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक बहुत बड़ा सैन्य हमला कर दिया। इस हमले का नाम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कई शहरों पर बमबारी की, और इसी दौरान एक हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की भी मौत हो गई। अच्छा, इसके जवाब में ईरान भी चुप नहीं बैठा। उन्होंने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत जवाबी कार्रवाई की। 27 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, और यहां तक कि दुबई और दोहा जैसे नागरिक इलाकों पर भी मिसाइलें दागी। ठीक है, तो अब हम ये समझ गए हैं कि ये संघर्ष शुरू कैसे हुआ। तो अब वापस उस खास जगह पर आते हैं, उस भौगोलिक लोकेशन पर जो भारत की आर्थिक मुश्किलों का केंद्र बन गया है। तो ये है हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य, फारस की खाड़ी और खुले समंदर के बीच का एक बहुत ही संकरा सा रास्ता। दुनिया के तेल व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है। और पता है, इसीलिए इसे एक चोक पॉइंट कहा जाता है। मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसे अगर कोई बंद कर दे तो पूरा का पूरा व्यापार ही ठप पड़ सकता है। और भारत की निर्भरता की बात करें तो 50% से भी ज्यादा, हमारा आधे से ज्यादा कच्चा तेल इसी एक संकरे रास्ते से हम तक पहुंचता है। ये हमारी एनर्जी सप्लाई के लिए एक बहुत बहुत बड़ा खतरा है। इसे अगर आंकड़ों में देखें तो भारत खाड़ी देशों से हर रोज लगभग 26 लाख बैरल तेल मंगाता है। अब जरा सोचिए, अगर ये सप्लाई अचानक एक दिन के लिए भी रुक जाए तो क्या होगा? और यहीं से ये मामला हम तक पहुंचता है। चलिए अब यह समझते हैं कि कैसे हॉर्मुज़ के बंद होने का असर उस समंदर से निकलकर सीधे हमारी सड़कों और हमारे घरों तक पहुंचेगा। देखिए, ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह होता है। सबसे पहले तेल की सप्लाई पर असर पड़ेगा, वो रुकेगी। जैसे ही ये होगा, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगेंगे। इसके बाद जहाज़ों का भाड़ा, जिसे शिपिंग कॉस्ट कहते हैं, वो बढ़ जाएगा, और इसका नतीजा हर चीज महंगी हो जाएगी। मतलब महंगाई बढ़ेगी, और आखिर में इन सब का दबाव आकर पड़ेगा भारतीय रुपए पर। अब ये संघर्ष एक और भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। जो स्रोत हैं वो हमें इतिहास की तरफ देखने को कहते हैं और पूछते हैं कि क्या किसी देश में विदेशी सैन्य दखलंदाजी से क्या सच में स्थिरता आती है? और यहाँ एक बहुत दिलचस्प समानता देखने को मिलती है। जरा सोचिए, 2003 में इराक पर हमले की वजह बताई गई थी शांति और लोकतंत्र के लिए सद्दाम हुसैन को हटाना, और आज ईरान में हमले की वजह बताई जा रही है स्वतंत्रता के लिए वहां के शासक को हटाना। कहानी लगभग एक जैसी ही लगती है ना? लेकिन इतिहास कुछ और ही कहानी बताता है। जब विदेशी ताकतों ने सद्दाम हुसैन को हटाया या फिर लीबिया में गद्दाफी को,
तो हुआ क्या? उन देशों में हालात सुधरने के बजाय और भी ज्यादा बिगड़ गए। इराक और लीबिया दोनों ही अस्थिरता और गृह युद्ध में फंस गए। और सबसे बड़ा डर अब यही है कि कहीं ईरान का भी यही हाल न हो जाए। और यही हमें इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि जब कोई बाहरी शक्ति किसी देश के शासक को सत्ता से गिरा देती है तो उसके बाद होता क्या है? क्या लोगों को वाकई आज़ादी मिलती है, या फिर वे अस्थिरता के एक कभी ना खत्म होने वाले चक्र में फंस जाते हैं?